महाराष्ट्र की कर रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। वहां 40 दिन बाद सरकार का विस्तार तो हुआ है, महकमे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। ये सवाल उठ रहा है कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा। अब माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद में देवेंद्र फडणवीस कहीं किनारे तो नहीं लग चुके हैं। ये बहुत अपने आप में अहम है क्योंकि 40 दिन बाद शपथ ली है मंत्रियों ने। 9 मंत्रालय दोनों खेमों के हिस्से में आए हैं, लेकिन किसको क्या मिला इस पे साफ नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि ये बहुत अहम है बीजेपी के लिए। जिस तरह से यहाँ पर सत्ता हासिल की उस पे सवाल खड़े हुए। 40 दिन बाद मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन किसको कौन सा विभाग मिला है। शाम के 6 बज गए हैं आज, कल ये हुआ, क्यों अब तक सामने नहीं आया। मुझे बताया जा रहा है अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं। अभिषेक, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर क्यों इतनी देरी? देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये है निधि की 40 दिन तो लग गए सरकार मंत्री बंटवारे में, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज हैं और इसको लेकर एक टसल है अंदर खाने महकमों को लेकर। और बीजेपी जिस तरीके से चाहती है कि उसके पास होम, फाइनेंस जैसे 2 बहुत महत्वपूर्ण विभाग हों, और उसके साथ साथ जो दूसरे विभाग हैं जैसे कि एनर्जी, ऊर्जा विभाग भी चाहती है, ऊर्जा और पावर दोनों चाहते हैं वो बीजेपी के लोग। तो मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो का बंटवारा है वो किस फॉर्मूले के तहत होगा वो तो दिल्ली में बार बार बैठकों में तय हुआ, लेकिन ये तय नहीं हो पाया है कि ये किस तरीके से बांटे जाएंगे। पहले संख्या को लेकर खींचतान थी जिसमें कहा जा रहा था कि बराबर के मंत्री पद नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप देखिए आपकी 9 मंत्री पद बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि बराबर के फॉर्मूले को दिल्ली ने मान लिया है, दिल्ली बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे पहले इस बात पे कहा जा रहा है कि बहुत अड़े शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बात को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे कि बराबर होना चाहिए। और अब जो हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जो पोर्टफोलियोज हैं उनको लेकर भी बहुत राह आसान नहीं है, क्योंकि जो शिंदे समूह के साथ आए हैं उनमें से बहुत सारे लोग मंत्री बनना चाहते हैं और अच्छे डिपार्टमेंट भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको जो बगावत है उसकी एक कीमत मिले। इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी का सरदर्द है बल्कि एकनाथ शिंदे का भी सरदर्द है ये। लेकिन जो मोटे तौर पर अभी दिखाई दे रहा है निधि, वो ये कि 2 बेहद अहम महत्वपूर्ण विभाग जो हैं, गृह मंत्रालय और राज्य का गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये दोनों बहुत प्रबल संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे। और अगर ऐसा होता है निधि, तो इसका मतलब ये होगा कि इस सरकार की पूरी कमान देवेंद्र फडणवीस के पास है और एकनाथ शिंदे जो है इस सरकार का ठीक है। अभिषेक, ये ठीक है कि वो पूरी कमान चाहते होंगे, लेकिन जो ये विलंब हुआ है, पहले तो 40 दिन बीत गए, उसके बाद मंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद बराबर के शपथ लेते हैं, उसके बाद अब बैठक भी, कल शपथ लेते हैं और आज अब तक भी सामने नहीं आए, तो ये एक शर्मिंदगी की बात है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है, क्या एकनाथ शिंदे ये गुट सुन रहा है देवेंद्र फडणवीस की कि नहीं? जो विकल्प हैं वो बहुत कम हैं एकनाथ शिंदे समूह के पास। वापस जा नहीं सकते हैं सेना के पास, बहुत मुश्किल भरा काम होगा। जो कुछ बिहार में हुआ है उससे जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो बेहद उसका हौसला बढ़ा हुआ है थोड़ा सा पिछले 24 घंटे में। और दूसरी बात ये भी है कि विभागों का बंटवारा एक फॉर्मूले के तहत हो चुका है जिसके ऊपर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने सहमति जताई है, लेकिन वो पब्लिक करेंगे या जो बंटवारा देंगे उन बंटवारे में लोग साथ हैं कि नहीं। जो मंत्री बन गए हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हमारी बगावत की कीमत चाहिए, और वो बगावत की कीमत मलाईदार डिपार्टमेंट के तौर पर ही चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो एक तरीके से ये मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए ज्यादा है निधि, बजाय कि बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे समूह के बीच में जो बंटवारा है वो एक तरीके से हो चुका है कि एमएमआरडीए जैसा या जो अर्बन डेवलपमेंट जैसा मलाईदार डिपार्टमेंट है जो एकनाथ शिंदे पहले से संभाल रहे थे वो उनको दोबारा मिल जाएगा। वो ये महाराष्ट्र में बेहद अहम माना जाता है। मसला मलाई का है जी कि अभिषेक, मैं इसको अगर अलग तरीके से आपसे समझना चाहूं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की मुश्किल ज्यादा है और देवेंद्र फडणवीस की कम है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अगर बीजेपी के हाथ से बिहार चला जाता है और महाराष्ट्र में
बीजेपी को इस तरह की मुश्किल झेलनी पड़ रही है, तो अपने आप में ये देवेंद्र फडणवीस के लिए भी या केंद्र में जो बैठे बीजेपी के हैं शीर्ष नेता, उनके लिए भी चिंता की बात है और गंभीर चिंता की बात है। बिल्कुल गंभीर चिंता है, और वैसे भी ये सरकार बहुत मुश्किल से बनी है, इसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बगावत है जिस बगावत में के बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एकनाथ शिंदे जैसे वफादार अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर निकल जाएंगे और इतने सारे लोग उनके साथ आ भी जाएंगे। जो बचे हुए लोग हैं उनके भी एग्जिस्टेंस का सवाल था, उनके अस्तित्व का भी सवाल था। जो चिंता की बात शायद जो आप कह रही हैं वो बीजेपी के लिए इस वक्त में ज्यादा है कि वो अब एकनाथ शिंदे को बिहार हो जाने के बाद शायद अब वो उनको एक तरीके से एक्मोडेट करना या उनके लिए जगह बचा के रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में जो 2024 में जो गेम हो सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, महाराष्ट्र में वो उसकी पुनरावृत्ति कम से कम देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल देता है, 48 सीटें हैं यहाँ पे निधि, और यहाँ पर शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, बची हुई सीटों में एनसीपी के पास बमुश्किल एक या दो थे और बाकी के जो हैं वो बीजेपी के पास थी। आप देखिए कि इतना संख्या बल यहाँ पर है। बिहार का जो नुकसान है वो उसकी भरपाई जिन राज्यों से हो सकती है उनमें महाराष्ट्र एक है। तो और जो मंत्रिमंडल अभी बना है निधि, वो मंत्रिमंडल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा है, जिसमें कौन हमको जिता के ला सकता है, भले ही वो दागी हो, भले ही उसके ऊपर कितने भी इल्जाम खुद बीजेपी ने लगाए हो, जैसे कि संजय राठौर पर महिला की खुशी के मामले में मामला था जिसमें देवेंद्र फडणवीस खुद बोलते थे। अब ऐसे लोगों को भी मंत्री बना के लाना पड़ा है, ये बीजेपी की मजबूरी है। और अब अच्छे मंत्रिमंडल देना भी शायद उनकी मजबूरी हो जाए। खुद के बलिदान के लिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि वो खुद के बलिदान के लिए तैयार हैं, वैसा बलिदान शायद बीजेपी को अभी और देना होगा महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कि कौन सा मंत्रालय किसको मिले, ये फिलहाल इस पर कोई भी ठोस फैसला नहीं हो पाया।